हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, बजट के स्पेशल क्लास में। अंकिता, माही, वेलकम। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल का यूनियन बजट को। गुड इवनिंग अंकिता। आयुषी, नंदलाल, वेलकम। गुड इवनिंग माही। तो लास्ट क्लास हमारी जो हुई थी, आज अच्छी है अंकिता। ग्रैंड मदर डिस्चार्ज हो गई आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से। ग्रैंड मदर की हेल्थ रिकवर हो गई अच्छे से और वो घर आ गई है अभी ऑपरेशन होकर के। तो अब घर पे स्पीडी रिकवरी उनकी होगी सभी की दुआओं से। तो सब अब बढ़िया है। ठीक है, तो उसके लिए सबको मैं हाथ जोड़ के दोनों हाथों से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों के प्यार मोहब्बत से। ठीक है, तो आज जब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं बजट का, तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जो बजट का सेशन लिया था उसमें और अभी में थोड़ा टाइम हो गया है। इस वजह से मैं पुराना एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। 10 से 15 मिनट में पुराना रिकैप हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फ्रेश सेशन स्टार्ट करेंगे आज का। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट का वेट करते हैं ताकि बच्चे जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब तक बताइए, इकोनॉमी में आप लोगों को कोई किसी प्रकार का, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो इकोनॉमी में या एनवायरनमेंट में, तो मेरा प्लस पर कोर्स चल रहा है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का। आप उस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ताकि क्या हो, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको कवर कर लें। चलिए तब तक पुराना रिकैप करते हैं। जय हिंद अलका, कैसे हो आप? गुड इवनिंग पुनीत, कैसे हो आप भी? प्रणाम दिव्या। जीबीए के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी में कोई अंतर नहीं होता है। देखो, जब भी हम प्रोडक्शन साइड का देखते हैं नंदलाल, है ना, जब भी बेटा हम लोग प्रोडक्शन साइड का देखते हैं यानी कि इंडस्ट्रीज के उत्पादन का देखते हैं, तो हम लोग वैल्यू एडिशन के पैरामीटर्स को नापने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होती है, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जैसे कि मान लो आप फर्नीचर बना रहे हो या फिर कोई भी आप आर्टिकल बना रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो वैल्यू एडिशन की जो भी चीजें होती है हमारी, वो सब हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन लाइन की चीजें होती हैं। तो जब भी कहीं पर भी आपको चीजें दी हो कि हमारा क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारा क्या हो रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपनीज के प्रोडक्शन लाइन में देख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? तो ये हमारा प्रोडक्शन लाइन की चीजें होती है। गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए क्विक रिकैप करते हैं बजट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी बजट के बारे में पढ़ा था, फटाफट एक रिकॉल कर लेते हैं। अब की बार का जो हमारा बजट था, वो कितने पिलर पे हमारा बनाया गया है? उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या थे? 6 पिलर्स पे था। कौन कौन से 6 पिलर्स थे, फटाफट एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, फटाफट बताइए। सबसे पहला पिलर कौन सा था हमारा? 6 पिलर्स थे। सबसे पहला पिलर कौन सा है हमारा? पहला है हेल्थ और वेलबींग। वेरी गुड। 6 पिलर्स हैं हमारे, कौन कौन से? यूनियन बजट 20, सॉरी 20, हाँ 20, 21, 22। सबसे पहला है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, दूसरा इसके बाद क्या है? पहला हमारा हेल्थ और वेलबींग हो गया। दूसरा क्या है हमारा? फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन नहीं है दिव्या, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑटो करेक्ट कर ले। चलिए, अब इसके बाद कौन सा है? थर्ड कौन सा है हमारा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। वेरी गुड शिल्पी।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। देखो ये जो 6 पिलर्स है इसको बाई हार्ट याद कर लीजिएगा। हो सकता है प्रीलिम्स में क्या करें, 3 ऑप्शन में आपको डाल दें, चौथा कोई गलत डाल दे और आपसे कहे कि इनमें से कौन सा एक हमारा क्या है, इस साल का पिलर नहीं है। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनने का चांस है। एस्पिरेशनल इंडिया, वेरी गुड। फोर्थ क्या है हमारा? री, हाँ री री इनगोवरेटिंग, क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि पुनर्जीवित करना है हमारा जो मानव मानव पूंजी है। यानी कि हम इंसान, हम जो भारतीय नागरिक है, हमको क्या करना है, दोबारा से इनको क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, हमारे अंदर दोबारा से क्या करना है, विकास करना है। वेरी गुड। री इनगोवरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, वेरी गुड। इसके बाद हमारा क्या है, पांचवा क्या है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड। इनोवेशन एंड R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड। छठा क्या है, पुराना हमारा जो नारा है, हमारी सरकार का जो पुराना पुराना नारा है, क्या है वो, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो ये छह नारों, जो छह हमारे फीचर्स हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार फटाफट आप लोग। क्लियर है? इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। तो जल्दी से एक बार हम लोग हेल्थ और वेलबींग को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। इतना नोट हो जाए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं सेशन आज का, क्योंकि कई बच्चे मुझे लग रहा है आज पहली बार मेरा बजट का सेशन कर रहे हैं, तो उनको भी साथ लेके चलेंगे ताकि सबका साथ सबका विकास हो। यहाँ पर कोई बच्चा क्या है पीछे ना छूटे हमारा। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने हेल्थ और वेलबींग में क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, क्विक रिकैप एक। हेल्थ, अच्छा अच्छा, लैपटॉप पे देख रही हो क्या? हाँ मुझे पता है, लास्ट क्लास मिस भी हो गई थी, और लास्ट टाइम मैंने जब क्लास ली थी तो हॉस्पिटल से ली थी। लास्ट मंडे को जो मैंने बजट की क्लास ली थी, हॉस्पिटल से ली थी गाड़ी से, और आज मैं अपने घर से ले रहा हूँ। तो काफी डिफरेंट है चीजें। तब टेंशन में था, आज फ्री भी हूँ। अच्छा एलईडी पे देख रहे हो, ओके। चलिए, तो हेल्थ और वेलबींग के सेक्टर में सरकार ने इस बार क्या क्या योजनाएं घोषित करी है और क्या क्या इनकी प्लानिंग है। हाँ, सबसे पहले जो सरकार ने सबसे बड़ी योजना जो लेकर के आए हैं, प्रधानमंत्री क्या लेकर के आए हैं, आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ स्वस्थ भारत योजना। ये योजना का उद्देश्य क्या था, हमारे देश में जो भी हमारे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। यस और नो? इसके अंदर हमारे कौन कौन से क्षेत्र कवर किए गए हैं, स्वास्थ्य के हमारे कौन कौन से सेक्टर्स को इसमें कवर किया गया है, फटाफट बताइए। कितने सेक्टर होते हैं बताइए? स्वास्थ्य में कितने होते हैं, तीनों होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि प्राथमिक और सेकेंडरी, और हमारा जो तृतीय है जो है हमारा, तीनों को कवर किया गया इसमें। वेरी गुड, तीनों सेक्टर हमारे कवर किए गए हैं। क्लियर? इसके अलावा क्या है, पूरे देश में हमारा क्या है, अगले 6 साल में हमको क्या इंप्लीमेंट करना है, अगले 6 साल के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं हम लोग, इस योजना को अगले 6 साल के लिए लेकर के आ रहे हैं। क्या इस योजना को लागू करने के बाद हमारा राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है ये बंद हो जाएगा? हमारा अभी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, ये बंद होगा कि नहीं होगा? ये अलग चलता रहेगा, दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 साल के लिए कार्यान्वित कर रहे हैं इस योजना को, जिसके अंदर हमारे चाहे गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, कहीं पर भी क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें इंप्रूव करना है। क्लियर? और स्वास्थ्य मिशन हमारा अलग चलता रहेगा। वेरी गुड। इसके अलावा भारत जो है
हमारा एक संस्थान बनाने जा रहा है, उस संस्थान का नाम कोई बता सकता है जो WHO का साउथ ईस्ट एशिया का ऑफिस होगा, उस संस्थान का नाम कोई बता सकता है? हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में इसका रीजनल ऑफिस बनाने जा रहा है, उस ऑफिस का नाम कोई बता सकता है? किसी को याद आया? ऑप्शंस दे दें। चलो ऑप्शंस छोड़ दो, ऑप्शन छोड़ दो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। वेरी गुड शिल्पी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ बनाने जा रहा है भारत। वेरी गुड रेखा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। क्लियर? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इस साल के बजट में हमारी घोषणा करी गई है, अभी इसकी लोकेशन डिक्लेयर नहीं हुई है। हो सकता है अभी फरवरी या मार्च या अप्रैल के महीने में जहां चुनाव हो तो सरकार क्या हो, वहां किसी जिले में इसको खोलने की के लिए योजना बना दे, है ना। सरकार क्या करती है, जहां पर हमारे चुनाव होने वाले होते हैं वहां पर इस तरह के संस्थान दे देती है ताकि चुनाव में उसको बेनिफिट हो जाए। तो इस पे नजर रखिएगा। अगर ये ऑप्शन आपके करंट अफेयर में कहीं आता है कि भारत ने कलकत्ता में या लखनऊ में या भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ खोलने की बात करी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो 2021 और 22 का बजट है उसमें पहली बार इसकी घोषणा करी गई थी। क्लियर? इसके बाद और क्या सरकार इसमें मजबूती कर रही है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या मजबूती कर रही है, बताइए। हर जिले में क्या खुलेगा, भारत के हर जिले में एक संस्थान खुलने जा रहा है। कौन सा संस्थान खुलने जा रहा है, उसका नाम बता सकता है कोई? मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। भारत के जितने भी जिले हैं हमारे, भारत के सभी जिलों में क्या खुलने जा रहा है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। सब भूल गए एक हफ्ते में? नहीं नहीं नहीं, लैब्स नहीं खुल रही हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल खुलने जा रहा है। इंटीग्रेटेड, देखो, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनेगी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जो किसके अंतर्गत आएगी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यानी कि सभी जिलों में क्या बनेगा, इंटीग्रेटेड, हाँ शिल्पी ने बिल्कुल सही बताया, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनेगी। वेरी गुड। हेल्थ लैब बनेगी, इससे क्या होगा, सभी की जांचें पूरी होंगी। और इसके अलावा भारत में जो है हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को क्या मिलेगा, बल मिलेगा इससे। ठीक है, कोई बात नहीं शिवानी, तभी मैं जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूं, इसको जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि जो लोग की छूट गई हो उनका नुकसान ना हो। ठीक है, तभी क्लास आज की मैंने 9:30 बजे से शेड्यूल करी है कि इसको 1.5 घंटा भी एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमारा बजट क्या हो जल्दी से कवर कराया जा सके। ठीक है, चलो। इसके अलावा क्या था, पोषण अभियान में बात हुई थी। पोषण अभियान में क्या बात कर रहे हैं सरकार, सरकार किन स्कीमों को मर्ज करने की बात कर रही है, हमारा मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हाँ वेरी गुड। पोषण अभियान और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च होगा, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री, हाँ, जो सहायक और पोषण अभियान है दोनों को क्या करेगा, मर्ज कर देगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को प्लस हमारा जो पोषण अभियान है इसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा आपस में। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिशन पोषण अभियान हो जाएगा। वेरी गुड। इसके अलावा हमारा जो क्या कहते हैं, शहरी क्षेत्रों में यानी कि स्वच्छ भारत मिशन को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देखो ना पहला वाला पिलर हमारा क्या है, प्रणाम शिवांगी, कैसे हो आप? पहला वाला अगर आप ऑप्शन देखो हमारा क्या है, स्वास्थ्य के साथ साथ वेलबींग है, सबके भले की बात कर रहे हैं, यानी कि सबके लिए अच्छे रहने की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हमारा शहरी क्षेत्र में जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें भी हम लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत क्या रहेगा हमारा, हाँ, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई रहेगा। वेरी गुड। और क्या रहेगा इसमें,
ये अर्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा? हाँ, अमृत योजना तो आ ही रही है। इसके अंदर हमारे 2-3 चीज़ें क्या रहेंगी? पहली चीज़ क्या करनी है? प्लास्टिक को का सिंगल यूज़ को खत्म करना है। हाँ, देखो जल जीवन मिशन अलग है रेखा। जल जीवन मिशन हमारा अभी आएगा, उसमें क्या है हमारा शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र दोनों में कवर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे क्या है कुछ फैक्टर्स जो आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहला क्या करना है? गार्बेज को सेग्रीगेट करना है। गार्बेज का जो सेग्रीगेशन है यानी कि सूखा कचरा, गीला कचरा क्या करना है? उसका उसको सेग्रीगेट करना है उसके सोर्सेज़ को। क्लियर है? ये सब मैंने लास्ट टाइम बताया था। सेग्रीगेट करना है इनके क्या चीज़ सोर्सेज़ को, कि इनके स्रोत का क्या-क्या है, उनको अलग-अलग हमें चयनित करना है और उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना है। क्लियर? दूसरा क्या है? दूसरा बताइए? रिड्यूस सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, वेरी गुड। रिड्यूस करना है सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। और क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, यानी कि जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं, भारत में, शहरों में जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं, इसका क्या करना है हमें? जैव उपचार करना है कि नहीं करना है? बायो रेमेडिफिकेशन करना है कि नहीं करना है? ऑफ ऑल साइट्स। बायो रेमेडिफिकेशन करना है, यानी कि जैव उपचार करना है, यानी कि जो भी उसमें क्या है, कचरा वगैरह है, उसको क्या करना है? वहीं पर ही इसका क्या है? ट्रीटमेंट करना है। बायो रेमेडिफिकेशन में क्या होता है हमारा? जहां पर हमारे कचरा होता है या इन सेतु जो कंजर्वेशन होता है, उसको हम लोग वहां करते हैं। क्लियर? हाँ, रिड्यूस क्या करना है? एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। वेरी गुड रेखा। और कोई पॉइंट छूट रहा है? और कोई पॉइंट छूट रहा है हमारा? लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया हो? एक छूट रहा है अभी। एक कौन सा छूट रहा है? फेक। नहीं, नहीं, वैक्सीनेशन कैसे स्वच्छ भारत में आ जाएगा? वैक्सीनेशन हमारा स्वच्छ भारत में कैसे हो जाएगा दिव्या? कूड़े वाले लगाएंगे क्या आके सबको कोरोना का टीका? कूड़ा कचरा साफ करने वाले थोड़ी ना लगाएंगे। हाँ, हमें क्या करना है? कंप्लीट फेकल स्लज, यानी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारे सेप्टिक टैंक या वाटर ट्रीटमेंट जो हमारे नाले वगैरह होते हैं, उसका क्या करना है? कंप्लीट उसको क्या करना है हमें? ट्रीट करना है ना? कंप्लीट स्लज मैनेजमेंट करना है, यानी कि जो हमारा जो एक्सक्रीटिया वगैरह होता है, उसको क्या करना है? पूरे को ट्रीट करके डालना है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट वैक्सीनेशन में भी पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है? इसके बाद हमारा क्या है? जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है शहरी क्षेत्र में। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है शहरी क्षेत्र में। अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जितने भी हमारी लोकल अर्बन बॉडीज है, यानी कि जो हमारे क्या है, जहां पर हमारे जो हमारी लोकल बॉडीज है, जहां पर हमारे क्या नगर नगर पंचायतें हैं, या फिर हमारा क्या है जिला पंचायत है, या फिर हमारे क्या है म्युनिसिपैलिटीज है। कोई बात नहीं रेखा, काफी ज्यादा ऋचा सॉरी, काफी ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं, अभी रिवाइज करेंगे तो पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी। आप अभी से कंटिन्यू करो, पुराना रिकॉर्डेड आप एक बार देख लेना, ठीक है? ऑलरेडी हमारी 20 मिनट की क्लास लगभग हो रही है, ठीक है? तो अभी से कंटिन्यू करो। वैसे भी मैं लास्ट क्लास का डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आपने लास्ट क्लास करी होगी तो वहां से काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है? तो भारत में जो हमारी 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज है, वहां पर क्या करना है? पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना है। ठीक है? वहां पर क्या करना है? वाटर सप्लाई पहुंचानी है। ठीक है? तो ये हमारा क्या है? वेलबींग के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो 100% मुझे लगता है जो आ सकता है, वो आ सकता है वैक्सीनेशन का। इस साल का हॉट टॉपिक भी है वैक्सीनेशन। और इसके लिए सरकार ने कितना फंड अलॉट किया इस साल बजट में? बताइए। इस साल हमारी केंद्र सरकार ने पूरे भारत में सभी के लिए कितना फंड अलॉट किया? 35,000 करोड़ का। बहुत बढ़िया। 35,000 करोड़ रुपए हमारे बजट से सैंक्शन हुए हैं कोविड के टीके के लिए। ठीक है? ये याद रखिएगा वैल्यू, ये पीसीएस के प्रीलिम्स में आने के इसके 110% चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है? अगर मेरी आप मानोगे तो इसके आने के चांसेस पूरे हैं। क्लियर? और उसके बाद सरकार ने हमारी जो
एयर पॉल्यूशन को, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए क्या स्कीम लेकर के आए हैं? वेरी गुड, स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्लीन एयर एंड स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या है हमारा? इसके अंतर्गत सरकार ने हमारे जो 42 अर्बन सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा 2217 करोड़ रुपए की लागत से जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। वेरी गुड, 2217 करोड़ के रुपए की लागत से हमारा क्या किया जाएगा? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। सॉरी। इसके बाद स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या है हमारा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशीष। हाँ, ओल्ड और अनफिट गाड़ियों को दोबारा से फिटनेस टेस्ट अपना पास करना पड़ेगा। ठीक है, ओल्ड और हमारी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से फिटनेस अपना पास करना पड़ेगा। इसमें क्या करा गया है? पर्सनल व्हीकल्स के लिए, यानी कि हमारी आपकी जो गाड़ियां हैं, सफेद नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, उसके लिए कितना साल? 20 साल का लक्ष्य रखा गया है। और कमर्शियल के लिए कितना रखा गया है? हाँ, 15 साल। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है? कुछ नहीं, वॉलेंटरी नहीं है, ये हमारा वॉलेंटरी नहीं है, लेकिन इसको क्या फेस मैनर में इसको लागू करना है शिल्पी। तो ये हमारा पक्का लागू होना ही होना है ये पॉलिसी, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होना है। चलिए, तो ये हमारा क्या है? पहला पिलर जो है, ये हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैंने फटाफट हम लोगों ने रिकैप करके रिवाइज कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे हमारा सेकंड पिलर, जो कि है हमारा फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे वित्त, जो हमारी पूंजी है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गई, रेलवे हो गई, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, उस पे सरकार का क्या नजरिया है, सरकार ने उसको कैसे विकास करने की बात कर रहे हैं सरकार उस पे। क्लियर है? एक मिनट मुझे बस दीजिएगा। चलिए, अब देखिए हमारा क्या है, फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल की अगर हम बात करते हैं अब यहां से, ये हमारा सेकंड पिलर है। तो सबसे पहले सरकार ने इस साल हमारे जो इकोनॉमी है उसको इंप्रूव करने के लिए सरकार ने सबसे महत्वाकांक्षी कौन सी योजना लॉन्च करी थी? इस साल भारत की सरकार ने कोविड के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पैकेज जो कौन सा लॉन्च किया था? बताइए। सबको पता है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा सभी के। कौन सा लॉन्च किया गया था? आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया गया था, यस और नो? भारत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या करा था? 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत सरकार को ने एक, मैंने आपको करंट अफेयर में टॉपिक पढ़ाया था, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, अगर आपको याद होगा जिन्होंने मेरी क्लासेस करी होंगी। यस और नो? उसका उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा, पीएलआई योजना का? इसका उद्देश्य क्या था कि अगर भारत में किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सरकार आपको क्या देगी? इंसेंटिव देगी उसमें। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैंने कहा कि अगर आप भारत के अंदर मोबाइल फोन की बैटरी बना रहे हैं, तो अगर आपने एक बैटरी बनाई तो सरकार क्या कर रही है? आपको 50 रुपए का इंसेंटिव दे रही है। तो एज एन कंपनी ओनर आपको क्या हो रहा है? प्रोडक्शन पे एक तरह की सब्सिडी मिल जा रही है, जिससे क्या हो रहा है? सरकार का दो तरह से फायदा हो रहा है। एक तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, यस और नो?
इससे क्या होगा, हमारे स्वदेशी को पहले चीज तो बढ़ावा मिलेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बूस्ट करेगी और साथ साथ क्या होगा, रोजगार के नए नए आयाम बनेंगे। जितना ज्यादा क्या होगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सरकार का दो तरह के फायदे थे। तो जब सरकार ने हमारा सितंबर अक्टूबर में आत्मनिर्भर भारत योजना को लॉन्च किया था, उस समय सरकार ने पीएलआई की जो हमारी स्कीम थी 10 सेक्टर में लॉन्च करी थी, 10 क्षेत्रों में पीएलआई योजना को लॉन्च किया था। लेकिन इस बार बजट में सरकार ने ये 13 क्षेत्रों में कर दिया है। यानी कि अब जो है हमारा 13 क्षेत्रों में अगर आप कोई भी तरह का प्रोडक्शन करते हैं तो अब आपको 13 सेक्टर में सरकार ने अगले 5 सालों में इसके लिए हमारा 1.97 करोड़ रुपीस की धनराशि को, सॉरी यहाँ पे मैंने इतना कम कर दिया है, 1.97 लाख करोड़ है ये, 1.97 लाख करोड़ रुपए की धनराशि को रखा गया है 13 सेक्टर्स में पीएलआई योजना में निवेश के लिए अगले 5 सालों के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, लोग खर्चा करेंगे और क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा और बाजार में क्या होगा, पैसा आएगा। क्लियर। इसके बाद सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का तो ये काम हो गया। इसके बाद हमारा टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा क्षेत्र में, शिल्पी देखो, आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य क्या था, सरकार ने जब हमारा कोविड के बाद लॉन्च किया था तो उस समय हमारे सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता क्या थी, दो सबसे बड़ी चिंता थी। पहले तो भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पे लाना है, यानी कि जो जीडीपी भारत की गिरी हुई है उसको खड़ा करना है, और साथ ही साथ लोगों को रोजगार के आयाम देना है। तो सरकार ने क्या करा, पीएलआई स्कीम लेकर के आ गए। पीएलआई स्कीम से क्या था कि अगर भारत में आप किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, इन 13 क्षेत्रों में जो भी चीजें आ रही हैं तो सरकार उसके एवज में आपको एक इंसेंटिव दिया करेगी हर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कंपनी वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां खोलेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, जीडीपी मिलेगी। हाँ, स्वावलंबी बनाने के लिए, बिल्कुल शिवांगी। उससे क्या होगा, नए नए लोगों को रोजगार के आयाम मिलेंगे। अब जैसे मेरे पास एक फैक्ट्री है तो मुझे सरकार से जब फंड मिल रहा है तो मैं 4 फैक्ट्री खोल दूंगा। जब मैं 4 फैक्ट्री खोलूंगा तो मैं 40 कर्मचारी भी रखूंगा उसमें, तो 40 लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे। तो सरकार ने क्या करा है, इससे हमारे 2-3 चीजों पे फोकस किया है। क्लियर। चलो, इसके बाद हमारा आता है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सरकार ने बहुत बड़ा स्कीम लेकर के आए हैं, वो है मित्र स्कीम। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाँ वेरी गुड नंदलाल। मित्र स्कीम, मित्र स्कीम हमारा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मित्र योजना हमारी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमारी कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने मित्र योजना लेकर के आए हैं। मित्र का मतलब क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल, हाँ वेरी गुड। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए हमारी भारत सरकार क्या करेगी, मित्र पार्क बनाएगी, यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। कहां पर, कितनी जगह पर, 7 पार्क बनाएगी, वेरी गुड। अगले 3 सालों में सरकार जो है पूरे भारत में 7 इस तरह के मित्र पार्क बनाएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नोट हो गया सभी का। इसके बाद सरकार ने हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, यानी कि जो भारत में हमारे भवन का निर्माण हो रहा है या अन्य प्रकार के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको उसमें फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि उसमें वित्त सहायता पहुंचाने के लिए हमारा एक क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की बात करी है। यानी कि क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या चीज सर, एक क्वेश्चन है जैसे करंट अफेयर में जो समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा नहीं, मतलब कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे एक जगह ढूंढोगे, मतलब मैं समझा नहीं बात आपको। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो उसको। एक जगह ऐसा कैसे होगा कि आपकी जो चीजें समझ में नहीं आ रही वो मिल जाएगी आपको। ऐप की आप बात कर रहे हो,
ऐप सबसे अच्छा आपके लिए पीआईबी रहेगा, है ना? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मैंने कई बार आपको बताया है, उसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्या होंगी, ये सब कवर हो जाएँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं क्या होता है, भारत सरकार की ऑफ़िशियल साइट से ही निकालता हूँ, मैं खुद निकालता हूँ उसी से, तो मैं इसीलिए आपको भी वही रेफ़र कर रहा हूँ जो मैं खुद पढ़ता हूँ। तो मैं हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, वहाँ से ही सब निकालता हूँ। इसका कंपाइलेशन एक जगह रखो शिवांगी, मैंने तो बनवाया है आपको प्लस की क्लास में। इसका जो कंपाइलेशन है, भारत में कौन सा पार्क कहाँ पे खुला है पिछले 1 साल में, इसका कंपाइलेशन तो मैंने लास्ट ईयर पीसीएस के प्रीलिम्स से पहले आपको मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया भी था प्लस पर। तो अभी अभी करंट अफेयर का अगर कभी कोर्स आता है मेरा, तो मैं उसमें डिटेल में सब चीज़ें करा भी दूँगा, ठीक है? लेकिन अभी जब कोर्स आएगा तब की तब देखी जाएगी इस चीज़ के बारे में, ठीक है? चलो। नहीं, नहीं 1.1 लाख नहीं दिया गया है। गुड इवनिंग श्री, कैसे हो आप? चलिए, तो भारत सरकार ने इसको सेटअप करने के लिए नहीं, नहीं 1.1 लाख करोड़ नहीं, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि इसको बनाने के लिए अलग करी गई है। मैं भी बढ़िया हूँ, है ना? मैंने लास्ट टाइम मैंने कराया है, उसको आप एक बार देख लेना, और करंट वाला जनवरी तक का मैंने सब चीज़ें कंपाइलेशन कराई हैं, एक बार आप देखना। शायद 13 जनवरी से लेकर के 24 या 23 जनवरी तक मैंने कंपाइलेशंस कराई हैं, ठीक है? नहीं, नहीं, नहीं 1.1 लाख करोड़ नहीं है इसके लिए। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं, रुको। बच्चों ने 2-3 बच्चे कह रहे हैं। चलो देखते हैं 1 मिनट। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग 20,000 करोड़ है, सही है, मैंने आपको बताया है। 20,000 करोड़ ही है दोस्तों। 20,000 करोड़ ही है, हाँ। वो जो आप 1.1 करोड़ बता रहे हो ना, नेशनल जो हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन है, उसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? तो दोनों अलग-अलग चीजें हैं। क्लियर नंदलाल? मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये हमारा क्या है, पूरी परियोजनाओं के लिए भारत की, और वो जो है बजट डिस्कस कर रहे हैं श्री, बजट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये देखो, हमारा जो बजट में सरकार ने रखा गया है, ये देखिएगा अगर आप, तो 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। क्लियर है? ये 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि है, और जो आप 1.1 लाख करोड़ कह रहे हो, वो हमारा क्या, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। दोनों में डिफरेंस है अभी, क्योंकि दो लोगों ने कहा था, तो इसलिए मैंने क्रॉस चेक कर लिया एक बार, ठीक है? तो ये सही है, बिल्कुल नोट कर लो इसको, ठीक है? तो 20,000 करोड़ की धनराशि से क्या बनेगा हमारा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, जो कि भारत में जो इस तरह की परियोजनाएं बन रही हैं, उसमें ये क्या करेंगे, वित्त फाइनेंसिंग करा करेंगे। क्लियर है? जो हमारा पैसा है, जो पैसा लगना है, वो इसमें फाइनेंस करेंगे। अभी तक क्या होता था, भारत में अगर बुलेट ट्रेन चलानी होती थी, तो हमें क्या करना पड़ता था, कभी जापान से लोन लेना पड़ता था, कभी चाइना से लेना पड़ता था, कभी रशिया से लेना पड़ता था, कभी यूएस से लेना पड़ता था। तो भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होंगे, यही हमारे क्या करेंगे, यहां से फंडिंग कर दिया करेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा इसके अलावा सरकार ने हमारा, नोट कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देने के लिए हमारा जो नेशनल नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, अब उसमें सरकार ने 7,400 नई परियोजनाओं को भी जोड़ दिया है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में को और हमारा इसका दायरा को बढ़ा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हमारा क्या कर दिया है सरकार ने, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अब 7400 न्यू प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया है। प्रणाम अर्जुन, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इस बार बजट ने पहली बार हमारे 3 नए तरीके सुझाए हैं, जिससे कि हमारा जो नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसका दायरा और बढ़ सके। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, मैं भी बढ़िया मस्त हूं आप लोग की दुआओं से।
ठीक है, तो जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें 3 नए हमारे तरीके सुझाए हैं, जिससे कि भारत में जो नए-नए बड़े-बड़े परियोजनाएं हैं, मल्टी मोडल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, नए-नए हाईवेज बन रहे हैं, नए-नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसका दायरा और बढ़ सके। पहला क्या है? क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी कि भारत में जो हमारे संस्थान है, जो कि हमारे क्या करते हैं, जो कि हमारे इसके लिए फाइनेंसिंग करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा, जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, हम वित्त इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, जो कि बड़े-बड़ी परियोजनाओं को क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। तो ऐसे संगठनों को हम खड़ा करेंगे, यानी कि क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, भारत में जो भी हमारे एसेट्स हैं, यानी कि जो भी हमारे पास क्या है, हमारी पूंजी है, उसको हम क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे, यानी कि सब चीजों को प्राइवेटाइज करने की तरफ सरकार का जोर है, और ये बजट में भी सरकार ने लिख के करा है, यानी कि बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स, यानी कि भारत की सरकार या भारत के सरकार के पास जो भी हमारी एसेट्स है, जैसे कि हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे हो गई, इसको सरकार क्या करेगी, मोनेटाइज करेगी, यानी कि आप प्राइवेट होकर के इसको चलाओ और सरकार आपसे क्या करेगी, पैसा वसूलेगी। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसको भी दर्शाया गया है। तीसरा क्या है, एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल एंड स्टेट बजट, यानी कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो पूंजी हमारा व्यय है, जब हमने बजट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सरकार दो तरह की व्यय करती है। पहला क्या होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हम राजस्व पे हम खर्चा कर रहे हैं, और दूसरा क्या होता है पूंजी पे खर्च कर रहे हैं। तो पूंजी पे जो हम खर्च करेंगे, सरकार उसको क्या करेगी, उसका शेयर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बढ़ाएगी। पहले क्या होता था कि जैसे कि हमारा, जैसे मान लो राम मंदिर बनना है, मान लो हमारा राम मंदिर यूपी में बनने वाला है, तो उसके लिए पहले क्या है, केंद्र सरकार 90% पैसा दे देगी और 10% क्या यूपी की गवर्नमेंट दे देगी। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब क्या सरकार कर रही है कि ऐसे बड़े बड़ी प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि हमारे क्या भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या है, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो शेयरिंग है उसको भी बढ़ाएंगे, ताकि जो केंद्र सरकार है उस पर ज्यादा बर्डन ना आए। बात समझ में आई? देखो, प्राइवेट हो जाना और मोनेटाइज हो जाना शिवांगी, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो न्यूज चैनल्स में डिबेट आती है कि चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, तो प्राइवेटाइज होना और मोनेटाइज होने में दोनों में अंतर होता है। मोनेटाइजेशन होने में क्या है, मालिकाना हक भारत सरकार का रहता है और सरकार को पैसा मिलता है। प्राइवेटाइज में होने का मतलब क्या हो, निजीकरण हो जाना, अब उसका मालिकाना हक क्या है, प्राइवेट के पास है, तो सरकार के पास संपत्ति नहीं रही। देखो ना, मैंने यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल किया है, मोनेटाइजिंग एसेट। जैसे कि मैं अपने घर में अगर किराएदार को रख रहा हूं, तो मैंने अपने घर को क्या कर रखा है, मोनेटाइज कर रखा है। यस और नो? मुझे हर महीने क्या मिल रही, किराया मिल रहा है, लेकिन मकान का मालिक तो मैं ही हूं ना। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस होता है। तो एज एन, अगर आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको इन शब्द का मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या है, न्यूज चैनल वाला डिबेट नहीं कर सकते है ना। क्लियर? चलो श्री, देखो, मोनेटाइजिंग एसेट्स का मतलब और प्राइवेटाइजेशन का मतलब में बहुत अंतर होता है। अगर जैसे आपका घर पे किराएदार आपने रख रखा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने किराएदार से मंथली किराया वसूल रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आपके घर में वो रहने का आपको किराया दे रहा है, लेकिन मालिक तो अभी भी आप ही हो ना। और अगर आपने अपना मकान बेच दिया, तो आपने क्या करा, किसी और को उसका मालिकाना हक दे दिया। तो प्राइवेटाइज होने का मतलब क्या हुआ, प्राइवेटाइज होने का मतलब क्या हुआ, अब मालिक कौन बन गया, प्राइवेट व्यक्ति बन गया। यानी कि अगर एयरपोर्ट हमने लखनऊ को प्राइवेटाइज कर दिया है, तो उसका जीवन भर मालिक कौन रहेगा, अदानी रहेंगे, जैसा कि न्यूज में है। हाँ, और मोनेटाइज का मतलब क्या हुआ, मैंने 5 साल के लिए आपको गिरवी रख दिया, आपके पास किराए पे दे दिया आपको। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, सरकार एक बहुत बड़ी छलांग मार रही है मोनेटाइज करने में अपने एसेट्स को, ताकि उसका मेंटेनेंस का खर्च ना रहे और उसका रेवेन्यू मिलता रहे उसको। और तीसरा सबसे बड़ा है क्या, इनहांस करना है हमें क्या, शेयरिंग को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। इनहांसिंग द शेयर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारें
और केंद्र सरकारों के बीच क्या है, हमारा जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारा कैपिटल है, यानी कि जो हमारे एसेट्स के लिए हम जो खर्च कर रहे हैं वह कर रहे हैं, उसको शेयर करना है। किसी को थर्ड पॉइंट ना समझ में आया हो तो मैं समझाऊं अच्छे से? अगर किसी को थर्ड पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसको उसकी भाषा में समझाओ उसको अच्छे से। नहीं आया ऋचा को? देखो ये ऐसे हो गया, जैसे मान लो मैं और मेरी वाइफ है, ठीक है, मैंने अगर कोई मकान खरीदा तो अगर मैं पूरा पैसा उस पर लगा रहा हूं लेकिन मालिकाना हक क्या है, दोनों का हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लो मैंने या आपने अपना मकान खरीदा तो हस्बैंड और वाइफ का क्या हुआ? हस्बैंड और वाइफ का दोनों का मालिकाना हक हुआ। 100% मालिक कौन हुए? दोनों लोग हुए। और पैसा अभी कौन लगा रहा है? 100% हस्बैंड लगा रहा है। अब क्या है, हम कहेंगे कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 25 लाख तुम जमा करो, 25 लाख हम जमा करेंगे, तभी क्या होंगे, दोनों हमारे क्या होंगे, मालिक होंगे। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को बनाने में जो खर्च कर रहे हैं दोनों में पैसा लोग बराबर हिस्सेदारी करेंगे। अब क्लियर हुआ डाउट सभी को? है ना? तो सरकार अब क्या कर रही है कि तुम भी पैसे जेब से ढीले करो। ऐसा नहीं है कि हमने 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दे दिया और वाहवाही हो रही है यूपी गवर्नमेंट की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना है। भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तुम्हारे शहर देश प्रदेश में बनना है तो तुम भी पैसा लगाओ उसमें, हम भी पैसा लगाए, ताकि जब तुम्हारा राजस्व उसमें मिले, तुमको रेवेन्यू मिले, टोल टैक्स मिले, ये सब मिले, तो दोनों का शेयरिंग बराबर मिले हमें। क्लियर है? हाँ, ये जेन्युइन भी है, बिल्कुल है। क्योंकि इससे क्या होता था, हमारा जो सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट होता था, यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ जाता था। क्योंकि परियोजनाएं जो पहले हमारी डिक्लेयर होती थी, उनको 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल डिले हो जाता था। तो उसका जो लागत भी होती थी वो बढ़ जाती थी और सरकार के खजाने पे इस पे चोट पहुंचती थी, केंद्र सरकार के। तो इस सब को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अब क्या करा है, दोनों को एक्सपेंडिचर को बराबर पे लाना है या फिर ऊपर उठाना है चीजों को। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद सरकार ने, जो मैंने अभी बात करी थी, एसेट मोनेटाइजेशन की बात करी थी, यानी कि जो हमारे पास क्या है, हमारे एसेट्स हैं, इसको मोनेटाइज करने के लिए सरकार ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाने की बात करी है। ये क्या भला है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, नेशनल पाइप जो क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा, भारत में जितने भी ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होंगे, यानी कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का मतलब सबको पता है कि नहीं पता है? भारत में जो एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं उसको लॉन्च करा जाएगा। नहीं पता है? देखो, हमारे पास कोई भी परियोजनाएं होती है, सरकार आपने देखा होगा, दो परियोजनाएं निकलती है, पहला निकलता है ग्रीन फील्ड और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। अगर मैं आपसे बात करूं, ग्रीन का मतलब क्या हुआ, हरा, भूरे का मतलब क्या हुआ, ब्राउन, फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैदान। यस नो? हम देसी भाषा में क्या बात करते हैं, इसको समझो ऐसे। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, हरे मैदान। हरे मैदान का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा मैदान जहां पर क्या है, किसी प्रकार का कोई विकास ना हुआ हो। हरा मैदान क्या होता है, हमारे खेत खलियान घास फूस, यही तो होता है। यस और नो? ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे क्या मीलों दूर जंगल पड़े हुए हैं, यानी कि ऐसी परियोजनाएं जो अभी तक कभी भी हमारी डेवलप नहीं हुई है, लॉन्च नहीं हुई है। जैसे कि हमें अगर बाराबंकी में एयरपोर्ट बनाना है तो बाराबंकी का एयरपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में हो जाएंगे, क्योंकि बाराबंकी में कभी पहले से प्रोजेक्ट एयरपोर्ट था ही नहीं कभी। क्लियर? समझ में आई बात? वहीं अगर हमें लखनऊ का एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है उसका कैपेसिटी को बिल्ड कर देंगे, बड़ा कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसका जो एरिया है उसको बढ़ा देंगे। यानी कि बिल्डिंग हमारी पहले से बनी हुई है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवैम्प कर रहे हैं, यानी कि उसका क्या कर रहे हैं, वो दोबारा से उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ऐसी परियोजनाएं जो पहले से बनी हुई हैं उसको हम और डेवलप कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। यानी कि कंक्रीट का बना हुआ पहले से हमारी क्या मैदान है, मैदान में कंक्रीट पहले से बना हुआ, इसलिए ब्राउन कलर से दर्शाते हैं उसको, और खाली मैदान को हरे कलर से दर्शाते हैं। अभी क्लियर हुआ? यानी कि ओल्ड प्रोजेक्ट को अगर हमें डेवलप करना है
तो हमारे पास ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स लाने हैं तो वो हमारे क्या है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। क्लियर सभी को? ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का अंतर क्लियर है? तो ये सब देखो टर्म्स हमारे क्या होते हैं, न्यूज में अक्सर आते रहते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे ना ये चीज। इसीलिए मैंने इसको क्या करा, आप लोग को टर्म को इसी तरह यूज करता हूं ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। ठीक है, तो क्या कर रही है सरकार, हमारी जो एग्जिस्टिंग पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, तभी आप देखो हमारी सरकार जितने भी प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज कर रही है वो क्या है, पहले से बने हुए हैं, पहले से बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। या मुंबई का एयरपोर्ट ले लो, चाहे लखनऊ का एयरपोर्ट ले लो, या अन्य एयरपोर्ट ले लो, वो सब क्या है, हमारे ब्राउन फील्ड एसेट्स है सरकार के, है ना। ब्राउन फील्ड एसेट्स को सरकार क्या कर रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत क्या कर रही है, मोनेटाइज करने जा रही है, यानी कि उसका निजीकरण करने जा रही है, ताकि उससे क्या हो, सरकार को राजस्व हो, कुछ सालों की अवधि के लिए किसी और को चलाने को दिया जाएगा, उसके बाद सरकार के पास वापस वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आ रहा है, सिर्फ हमारे किसके लिए आ रहा है, ब्राउन फील्ड एसेट्स के लिए आ रहा है, ना कि न्यू फील्ड के लिए आ रहा है, ना कि ग्रीन फील्ड के लिए आ रहा है। ठीक है, चलो। इसके बाद हमारा जो कैपिटल बजट है, यानी कि हमारा जो सरकार के द्वारा जो कैपिटल की तरफ सरकार ग्रोथ करने जा रही है, उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है। अभी हम लोग जब आंकड़े देखेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हमारी सरकार ने जो देशों में, देश के अंदर जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, उसमें लगभग हमारा 34.5% का इजाफा कर दिया है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार ने जहां पर 4.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे हमारे देश में नई परियोजनाएं लगाने के लिए, इस साल इसको बढ़ा करके 5.5 लाख करोड़ कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। किसके लिए अच्छा साइन है? अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के चलते क्या हुई है, धीमी पड़ी है, लेकिन आगे जो हमारा वी शेप कर्व है उसमें उछाल के सरकार के जो दावे हैं वो पुख्ता है कि खोखले हैं। हो सकता है मेंस में क्वेश्चन आ जाए। हम आपने देखा होगा जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक उसकी फोटो में ये कर्व बना हुआ था, इस तरह का एक कर्व बना था, याद होगा जब मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे का जब सेशन लिया था उसमें पढ़ाया था। तो हो सकता है मेंस का क्वेश्चन आ जाए कि भारत सरकार ने जो वी शेप की रिकवरी की बात की अर्थव्यवस्था की, वो हमारा खोखले है कि क्या है, वो हमारे मतलब दावे पुख्ता है कि खोखले हैं। तब आप इस पॉइंट का जिक्र कर सकते हो। समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हो? जो मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होंगे उनको समझ में आया होगा ये बात को। यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हो कि सरकार क्या है, वी शेप रिकवरी कब आएगी, जब भारत की जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जीडीपी इंक्रीज करने के पुख्ता सबूत क्या दर्शा रहे हैं कि सरकार हमारी कैपिटल में यानी कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 34.5 अतिरिक्त धनराशि लेकर के आ रही पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां पर सरकार ने 4.12 लाख करोड़ रुपए रख के आए थे, यहां पर अब 21-22 में हम 5.54 लाख करोड़ रुपीस रख रहे हैं। हाँ, ये पॉजिटिव में लिखेंगे रेखा, बिल्कुल। तो यानी कि ये कितना हो गया इसका, 34.5 की उछाल हुआ कि नहीं हुआ इसमें? तो इससे क्या होगा, हमारी जब नई रोडें बनेंगी तो लोगों को रोजगार अधिक मिलेंगे, यस और नो, लोगों को रोजगार मिलेंगे, सीमेंट बिकेगा, बालू बिकेगी, इससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी। तो ये वी शेप कर्व क्या है हमारा, एक तरह का जुमला नहीं है, ये हकीकत है हमारी। सरकार जो कह रही है और जो करने की कोशिश कर रही है वो चीजें हमारे बजट में दर्शा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद सरकार ने रेलवे में क्या प्लान किया है, भारत ने रेलवे के क्षेत्र में क्या प्लान किया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस साल का लक्ष्य रखा है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने नेशनल रेल प्लान निकाला है, इस साल भारत सरकार ने नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया यानी भारत के लिए हमारा राष्ट्रीय रेल प्लान को घोषित किया है। ये वर्ष 2030 तक का, भारत को वर्ष 2030 तक का फ्यूचर
फ्यूचर रेलवे के लिए भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भारत को क्या करेगा, रेडी करेगा। अगले 10 साल में भारत का जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है या फिर जो रेलवे के एक्सीडेंट्स होते हैं और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो चाहे वो ट्रेन का हो, उसकी बोगियों को बदला जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि जो भविष्य में जो हमारा रेलवे का स्ट्रक्चर होगा, भारत का रेलवे नेटवर्क उसको दर्शाएगा। क्लियर है? तो ये साल याद रखिएगा। विद्युतीकरण का तो अलग चीज है, विद्युतीकरण अलग चीज है, विद्युतीकरण पे अभी चलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक एक सिस्टम पे चल रहे हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? इसके बाद देखो, इसके बाद भारत में सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे का काम क्या होता है, हमारा जो भाड़े यानी कि जो हमारा माल भाड़ा होता है उसको, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। ये सुनो, अगर मुझे कोई सामान कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचाना है तो मेरा कम से कम क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वो पहुंच जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम से एक पीएसयू का गठन किया था आज से 15 से 20 साल पहले। तो उसमें हमारा जो वेस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी कि पश्चिमी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसको 2022 जून तक का जोड़ने की बात करी है। यानी कि भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी इलाका है उन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है भाड़े की, जून 2022 के बाद कम हो जाए। क्योंकि अभी जो हमें माल भाड़ा पहुंचाना होता है उसमें कॉस्टिंग, रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। क्लियर? ये हो गया हमारा क्या, भाड़े का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब बात आती है हमारे पैसेंजर की। लास्ट वाला क्या है, देखो शिल्पी, मान लो आप, क्या ये हमारा भारत है, मान लो ये कोई भारत, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो अगर आपको गुजरात से कोई सामान क्या है, मेघालय या शिलोंग मिजोरम पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कई रूट्स में आपको बाधाएं आती हैं, पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम से एक हमारा क्या पीएसयू का गठन किया था। ठीक है, इसका काम क्या था, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना था। अगर आपको याद होगा, चतुर्भुज बनाने की बात करी थी, जिससे कि भारत में क्या हो, हमारा अगर कोई सामान क्या है, यहां से यहां जाना तुरंत पहुंच जाए, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। ठीक, अब सरकार क्या कर रही है, अब सरकार क्या कर रही है, इसको ऐसे भी जोड़ रही है। क्योंकि पहले आपको यहां से यहां जाने के लिए ऐसे जाना पड़ता था, पहले आपको क्या करना पड़ता था, ऐसे जाना पड़ता था, या फिर ऐसे जाओगे तो समय ज्यादा लगता था कि नहीं लगता था। अब सरकार क्या कह रही है कि अब हम क्या करेंगे, पश्चिमी को पूर्वी से जोड़ देंगे, पश्चिम से पूर्वी जोड़ देंगे, ताकि इससे क्या होगा, आपका माल का भाड़ा क्या है, जल्दी पहुंच जाएगा और आपकी लागत कम आएगी। ठीक है, अब सरकार ऐसे जोड़ने का जून 2022 में प्लान कर रही है। ठीक है, हो सकता है अगले फेज में इसको जोड़ दें। तो स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ रही माल भाड़े को बढ़ा सस्ता करने के लिए। ठीक है, हाँ, अच्छा आइडिया है बिल्कुल आयुषी। और ये मेंस में भी आप लिख सकते हो कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम कम कैसे किया जाए। तो सरकार ने इसके लिए जो ये कदम उठाया है बजट में, ये बहुत ही सराहनीय है ना। इसको भी आप, इसकी भी क्रिटिकली एनालाइज वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहां भी उसको यूज कर सकते हो मेंस में। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, ये माल की बात, माल भाड़े की बात हो गई। अब बात आती है हमारे आपकी, हम आप भी जब ट्रेवल करते हैं रेलवे में तो सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या क्या होती है, सहूलियत की, सर्विसेज की। यस और नो? हम ट्रेन के अच्छे कोचेस में बैठना चाहते हैं, हम चाहते हैं वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मिले जैसे कि हमारे अन्य देशों में मिलती है। तो इस पे सरकार ने एक विस्टाडोम कोच नाम से एक नई कोच बनाने की, कोच इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। विस्टाडोम कोच होगा, जो कि हमारा टूरिस्ट, जहां पर जिस रूट पर टूरिस्ट चलेंगे उस रूट पे ये वाली कोचेस चलेंगी, जो कि काफी आरामदायक होंगी और टूरिस्ट का काफी हद तक इसमें ट्रेवल जो होगा काफी सुकूनदायक रहेगा। क्लियर है? तो जो विस्टाडोम कोच है हमारे टूरिस्ट लोकेशन पे चला करेंगी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा हमारा एक बनाया जाएगा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि हमारे ट्रेन का जो आपस में कोलिजन होता है, यानी कि आपने देखा होगा ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, दो ट्रेनें आपस में लड़ भिड़ जाती हैं, तो उस तरह के एक्सीडेंट को,
क्या चीज सेल्फ कंट्रोलिंग होगा? हाँ, ये सेल्फ कंट्रोलिंग होगा। जिसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक आपके लग जाया करेंगे। यानी कि दो ट्रेनें एक रूट पे आमने सामने से आ रही हैं, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की वजह से क्या होंगी, आपस में लड़ने से बच जाएंगी ट्रेनें। तो ये सिस्टम भी हमारा डेवलप करना है। इसके लिए सरकार ने अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया है कि पूरे भारत के जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें कब तक लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इस परियोजना में रेलवे बजट में इन्होंने घोषित किया है। क्लियर है? हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया है, बिल्कुल क्लियर। समझ में आ रहा है ना बजट सभी को? इसके बाद हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये तो हमारा रेलवे की बात होगी। अब हमारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती क्या है सरकार के पास? हमारे जो शहर है उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या प्रॉब्लम होती है हमारे देश में? भारत की आबादी क्या है, काफी ज्यादा है। शहर में रहने वाले लोगों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी चैलेंज प्रतिदिन क्या आती है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। यस और नो? हमारी सेवाएं, जो ट्रेन की सेवा हो गई, बस की सेवा, मेट्रो सेवा हो गई। क्या चीज सर, ये जो प्रपोज करते हैं बजट में ये सब पुराना होता है टिल द टाइम? नहीं नहीं, ये हमारा प्लान होता है आयुषी, यानी कि सरकार का विजन को दर्शाता है। अच्छा, पूरा होता है, हाँ। पूरा होता है। प्लान करती है सरकार, लेकिन साल बढ़ जाता है, लेकिन ये परियोजनाएं लागू हो जाती हैं हमारी, क्योंकि पैसा आवंटित किया जाता है ना इसमें। ठीक है। अभी आप देखना, जो जो इंस्टीट्यूट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आने वाले एक दो महीने में आपको कुछ ना कुछ बजट्स के अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलेंगे। क्लियर है? जो मैंने 6-7 इंस्टीट्यूट, मित्र स्कीम की बात करी है, मित्र पार्क की बात करी है, सब करते हैं। देखो, अभी तो चेंज नहीं हो रही है नंदलाल, 24 तक तो चेंज नहीं हो रही है। अब 24 के बाद क्या स्थिति बनती है कोई नहीं जानता है ना? तो नॉर्मली इतने बड़ी परियोजनाएं जो बजट में होती है ना, वो कभी बंद नहीं होती है, अनलेस अनटिल कोई आपका लाभ ना हो उससे। जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा लाभ ना हो, तब तक बंद नहीं होती, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी और एज एन गवर्नमेंट दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, पैसे लैप्स कर जाएंगे या फिर पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है, तो जवाबदेही बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती है जो कि इस सब चीजों पर नजर रखती है। 29 तक यही रहेंगे? नहीं नहीं, कोई बाउंड नहीं होता है। ये गवर्नमेंट भी बाउंड नहीं होती कि जो इन्होंने बजट में कहा है ये पूरा करेंगे, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं। सबसे बड़ी भारत का दुर्भाग्य क्या है, जो बजट में चीजों का ऐलान होता है वो कार्यान्वित होने का कोई नियम या वो नहीं है। और इसके लिए कोई हमारा क्या है, इसके लिए कोई हमारा कोई एक्शन भी नहीं ले सकता इस पर। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं। ठीक, क्लियर? चलिए, अब देखिए हमारा सबसे बड़ी जो चुनौती आती है शहरी क्षेत्र में। हाँ, ये देखो बजट है, बजट में तो बड़े बड़े वादे होते भी हैं। ठीक है, तभी आप देखो एस्टिमेटेड वैल्यू, अभी जब हम लोग आगे की क्लास में भी देखेंगे बजट में, जब मैं एस्टिमेटेड आंकड़े दिखाऊंगा, तो आप कहोगे कि सर, सरकार ने तो पिछले साल इतने की बात करी थी, इस साल इतने ही खर्च कर पाए। हम्म, हमें मेल्स में अच्छी बातें लिखनी है हमेशा, क्या है कि नहीं? चलो, इसके बाद देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने क्या करा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहरी क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाने की बात करी है। यानी कि अब जो है हमारा मेट्रो रेल नेटवर्क है, उसको इंक्रीज किया जाएगा। मेट्रो रेल नेटवर्क को इंक्रीज किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने हमारा एक नया सिस्टम को लॉन्च किया है, जो क्या करेगी, पब्लिक जो बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमारा आर्गुमेंट करने के लिए, यानी कि उसको पुनः हमें क्या करना है, उसको पुनर्स्थापित करना है। उसके लिए सरकार ने 1800 करोड़ रुपए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सरकार ने 1800 करोड़ रुपए की धनराशि जो है हमारी, किसके लिए रखी है, जो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है उसको हमें क्या करना है, और मजबूत बनाना है। क्लियर? ठीक, इसके बाद हमारा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो नाम से, नहीं नहीं, 18,000 करोड़ है, सही है।
स्वाति? 18,000 ही तो लिखा है मैंने, 18,000 करोड़। ठीक है, 18,000 करोड़ ही है। ठीक, इसके बाद हमारी जो टायर 2 और टायर 1 की जो पेरिफेरल सिटीज है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपने दिल्ली के आसपास नोएडा हो गया, वो हो गया, जेवर हो गया, ये सब छोटे टायर 2 की सिटीज जो है, इनकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नई परियोजना मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, दो नई परियोजना को लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा, जो टायर 2 की सिटीज है और टायर 1 से लगी हुई है, उसके उसमें ये हमारा ये नेटवर्क लगाया जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, हमारा मेट्रो की कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, मेट्रो लाइट की सुविधा आ जाएगी। मेट्रो लाइट आ जाएगा, है ना, मेट्रो लाइट आ जाएगा या मेट्रो नियो हो जाएगा। कैसे इसको, इसका विस्तार होगा, ये अभी जब डिक्लेयर होगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये दो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आपको क्या जाना है, गढ़मुक्तेश्वर जाना है, या फिर क्या जाना है, मोदी नगर जाना है, जो आपका कहां पर है, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल मेट्रो को कनेक्टिविटी लाएगा टायर 1 के अंदर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था बजट में किसी ने, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के बारे में? काफी बच्चों ने बजट पढ़ा हुआ है क्लास में, तो किसी ने पढ़ा था इसके बारे में, जिक्र किया था? नहीं पढ़ा था, अच्छा, नंदलाल जी ने पढ़ा था, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी, हाँ वेरी गुड स्वाति। तो ये सब चीजों का नाम याद रखो। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके पीसीएस में कि भारत सरकार ने टायर 1 शहरों में जहां पर मेट्रो की सुविधाएं अभी मौजूद है, उससे सटी हुई टायर 2 सिटीज के लिए कौन सी नई परियोजनाओं को लॉन्च किया है। तो आपका मेट्रो लाइट और मेट्रो नहीं हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, जिन बच्चों ने अभी भी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप लोग को बता देते हैं, अनअकैडमी पर नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अभी क्लास चलेगी शिल्पी, अभी आधे घंटे और चलाएंगे क्लास, ताकि बजट को जल्दी से खत्म कर सकें। ठीक है, तो जिन्होंने नए बैचेस नहीं करना है ना, तो उसके लिए क्या है, आपका 16 तारीख से एक नया बैच आ रहा है, जो आपका 100 डेज पीसीएस का प्रीलिम्स का बैच होगा। ठीक है, जिसमें आपके टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के सारे आपको सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर कराएंगे। इसमें रैना मैम है, अंकुर सर है, विपिन सर है, भरत सर है, धनंजय सर है, मैं हूं और विपुल सर है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक बैच और आ रहा है, जो 15 फरवरी से, यानी कि आज से ही शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपका 2022 में, जिन बच्चों ने 2022 का लक्ष्य बना रखा है पीसीएस को कवर करने का, उसमें सारे आपके टॉप एजुकेटर्स एक साल का फाउंडेशन कोर्स कराएंगे। इसमें गौरव शुक्ला सर है, अंकुर यादव सर है, भरत सर है, अनूप सर है, ओपी चौधरी सर है और तारिक सर है। ठीक है, तो ये बैच में आपको सभी रिवीजन और नोट्स और पीडीएफ लाइव सेशन वगैरह सब मिल जाएंगे। इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का आज बैच शुरू हुआ है, मुकेश सर, जिसमें आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे। और आपका पॉलिटिकल साइंस का मेंस ऑप्शनल का बैच, जिसमें संदीप सर, आप सुमित सर आपको पढ़ाएंगे 18 फरवरी से। ठीक है, तो ऑप्शनल जिनका भी पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी है, इन बैचेस में आप टीचरों से कर लीजिए। अभी श्री कुछ कंफर्म नहीं है, मैं अभी कंफर्म कुछ कह नहीं सकता उस पर, शायद नहीं आएगा जहां तक है। ठीक है, उसके बाद आपका 16 तारीख से एक और आरओ का नया फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसमें रैना मैम, अंकुर सर, विपिन सर, भरत सर, अभिनव सर, धनंजय सर, मैं, विपुल सर और दीपांकर सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कई सारे नए बैचेस आ रहे हैं। और जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप लोग इधर ही ले लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 1 तारीख से हमारा जो जो डिस्काउंट कोड है, वो डिस्काउंट हमारा कम होने जा रहा है। यानी कि अभी जो आपको कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट मिलता था मेरा, अब वो क्या होगा। अच्छा, विपिन सर ने बताया था, चलिए विपिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद अलका, है ना। तो जो आपको मेरे कोड से 10% डिस्काउंट मिलता था सभी एजुकेटर की कोड से, वो 1 मार्च के बाद से 5% रह जाएगा। तो जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप अभी मेरा डिस्काउंट कोड यूज करिए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 6804 रुपए का पड़ेगा, 10% मेरे कोड से और 10% आपको वो कॉइन्स की मदद से, जो आप मेरी स्पेशल क्लास देख करके आपको मिलते हैं। तो 6804 का 2 साल का पड़ेगा और 1 साल का 5600 पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एनरोल कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको मैं एड्रेस एड्रेस कर दूंगा ऐप पे जाकर के। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन प्लस ले लीजिए, काफी नए बैचेस आ रहे हैं इस साल के लिए। समय भी अब कम बचा है, 3 महीना बचा है, कमर कस के लग जाइए सबके लिए। क्लियर, चलिए इसके बाद देखिए, हमारा ये हो गया अर्बन शहर के लिए।
अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते दिव्या, जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हमने वो बता दिया कि एजुकेटर कोड से 5% हो जाएगा, है ना। अब कॉइन से क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन आई नहीं है, जब आएगी तो बता देंगे, ठीक है। तो जहां तक है मुझे लगता नहीं कॉइन से कम होना चाहिए, जहां तक मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूं। बाकी देखते हैं जो अभी रूल्स बनेंगे वो अनअकैडमी के ऊपर है। अब आता है पावर सेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र में। बिल्कुल देखा, मैं लूंगा मोटिवेशनल क्लास जल्दी लूंगा आप लोगों के लिए। काफी बच्चों का मेरे पास आया है कि सर टाइम टेबल बता दीजिए कैसे फॉलो करना है। तो वैसे भी मैं अब फ्री हो गया हूँ, आज दादी मेरी डिस्चार्ज हो गई थी हॉस्पिटल से, तो अब मैं फ्री हूँ, तो मैं अब खुद अपनी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैं अपना टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि मैं अगले 3-4 महीने क्या क्या चीजें कब पढ़ने जा रहा हूँ। तो अगर किसी को मेरे साथ से तैयारी करनी है, मैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने जा रहा हूँ पीसीएस के लिए, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको मुझे फॉलो करके भी पढ़ना है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। थैंक यू नल्ला, ठीक है। तो वो मैं अपना टाइम टेबल आने वाले हफ्ते में आपके साथ शेयर कर दूंगा 1-2 दिन में, और आप चाहे तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपना टाइम टेबल अपने अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जब अपना टाइम टेबल नॉर्मली बनाता हूँ तो 4 से 5 बार रिवीजन का टाइम रखता हूँ उसमें, चाहे वो 2 महीने का टाइम हो या 3 महीने का टाइम हो, ठीक है। और लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ता हूँ, मैं सभी टॉपिक्स की तरफ नहीं जाता हूँ, तो मेरा टाइम टेबल उसी के आश्रित होगा। तो मैं स्पेशल क्लास में हम जरूर बता दूंगा मैं एक बार आपको, ठीक है। चलिए, हाँ इरिगेशन वाले नंदलाल भाई हैं। आज नहीं, अभी इसको कंप्लीट करते हैं पुनीत। अभी देखो बजट खत्म करते हैं, उसके बाद करेंगे। पहली वाली क्लास देखो श्री, पहली वाला जो मेरा जो इकोनॉमी का बैच है जो 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है उसको करो। हाँ, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है 3 राउंड में वो भी बता दूंगा आयुषी, ठीक है। हाँ वो बहुत डिटेल में क्लास है, वो काफी डिटेल में क्लास चल रही है, उसको देख लो आप, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आयुषी कि मैं प्रीलिम्स में पेपर कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो। उसके लिए एक ट्रिक होती है, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको अगर 70% भी तैयार है तो आपका पेपर क्या है 10 में से 9 बार जरूर निकलेगा। और वो ट्रिक 110% काम करती है। चाहे आप किसी टॉपर से पूछोगे या किसी भी सिलेक्टेड पर्सन से पूछोगे, प्रीलिम्स का पेपर डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। आप चाहे उसको मॉक में लगाना इस स्ट्रेटेजी को और अपने मार्क्स को इंप्रूव करके देखना, 15 से 20 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। अगर वो ट्रिक आपने फॉलो कर ली तो 10 से 15 20 क्वेश्चन जो आप करते हो वो आपके क्या होंगे, जो गलत होते हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, वो एक तरीका है, ट्रिक है। स्पेशल क्लास में बता दूंगा श्री। बजट खत्म कर लेंगे उसके बाद एक मोटिवेशनल और इस तरह का सेशन रखेंगे, उसमें बता देंगे। मैं बता दूंगा हल्का बता दूंगा, ठीक है। तो क्या आज ही बता दें क्या, इसको यहीं रोक दें क्या? आज ही बता दें, चलो इसको यहीं रोक दें क्या, या बजट को यहां रोक दें? आज नहीं, माही कह रही है आज कंप्लीट करा दीजिए। पोल करा देते, कितने लोग आज कह रहे हैं, कितने लोग आज कह रहे हैं, चलो पोल करा देते फटाफट। कितने लोग आज कह रहे हैं और कितने लोग आज नहीं कह रहे हैं? चलो आज ही बता देते हैं, चलो आज ही बता देते हैं। देखो तरीका बता रहे हैं, देखो कभी भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, बजट कराएंगे रेखा, आप क्या करें, आप ही लोग की फरमाइश है इसलिए पूरा करा देते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे बजट को, है ना। यहाँ पे आंकड़े को पावर मैनेजमेंट पे रोक लीजिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कल से कर लेंगे इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समझ लो आपको पता, क्योंकि 90% बच्चों को पता नहीं है, 99% को पता नहीं, तभी आप देखो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो, आपने एक चीज नोटिस करी हो कि जिसका प्रीलिम्स निकलता है उसका प्रीलिम्स हमेशा हर बार निकलता है, ऐसा है कि नहीं है। जिसका प्रीलिम्स एक बार निकलता है चाहे वो यूपीएससी का हो और चाहे पीसीएस का हो, उसका हर बार निकलता है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक क्या होती है, पेपर कभी भी एक अटेम्प्ट में नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपके पास 1 से लेके 150 क्वेश्चंस आए हैं, कभी भी एक अटेम्प्ट में फॉलो नहीं किया जाता, 3 टाइम फॉलो किया जाता है इसको। 2 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसको आपको 60-40
और 20 मिनट्स में ब्रेक किया जाता है। यूपीएससी में भी यही होता है, पीसीएस में भी यही होता है। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं, कई फ्रेंड्स जो हैं ऑफलाइन मेरे से जो पढ़ते हैं, उनको भी मैंने यही बताया है, और पीसीएस का उन्होंने पिछले साल भी निकाला था। मैंने उनकी स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने देखा होगा। नवनीत का मैंने आपको बताया था, चंदन के बारे में बताया था, वो सब मेरे ऑफलाइन के मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो उनको भी मैंने यही स्ट्रेटेजी बताई, और इस बार भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इस बार पीसीएस का। ठीक है, इस बार जो पीसीएस का इंटरव्यू है, इसमें भी नवनीत ने दिया है। तो अब रिजल्ट आने वाला है, तो देखते हैं नवनीत को क्या एसडीएम पोस्ट मिलती है कि नहीं मिलती इस बार। ठीक है, तो ठीक है, तो ये फॉलो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, और हर बार 4 से 5 बच्चे मेंस लिखते हैं। ठीक है, इस बार मैंने भी यही स्ट्रेटेजी लगाई थी, क्योंकि पीसीएस मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, तो पीसीएस में देखो क्या होता है, शुरू के 60 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर आपको 100% आता है। ठीक है, ये आपका राउंड 1 होता है। राउंड 1 में क्या होता है, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, और आपको मैं सच्चाई से दिल पे हाथ रख के बात बताऊं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको 150 में से 50 क्वेश्चन से ज्यादा आते हो। ये बात आप लिख के रख लीजिएगा, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, और यूपीएससी में ये आंकड़ा 25 से 30 क्वेश्चन जाता है। ठीक है, 100 में से पहले राउंड में 25 से 30 क्वेश्चन 100% से ज्यादा किसी को नहीं आते। चाहे आप नंबर वन रैंक टीना डाबी की बात कर लीजिए, चाहे अतर आमिर की बात कर लीजिए, चाहे आप रोमन सैनी सर की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, मैं सबको पर्सनली जानता हूं, और मैंने मेंस का खुद इंटरव्यू, सॉरी, मेंस कम से कम 3 बार लिखा यूपीएससी का। ठीक है, और पीसीएस का 1 बार लिखा है। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करती है। ठीक, उसके बाद आपका राउंड 2 आता है। राउंड 2 में आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें आपको 50-50 आता हो, यानी कि आप क्या हो, 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर ले और 2 में फंसे, जैसे कि ऑप्शन ए और बी और सी आ रहा हो। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो आपको इतना पता है कि ए और डी तो नहीं होगा। आंसर क्या हो रहा है, या तो लखनऊ आंसर है या पटना आंसर है। या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भारत में टायर पार्क कहां बनने जा रहा है, वेस्ट टायर पार्क कहां बनने जा रहा है, और ऑप्शन में आपके सामने आ जाए भोपाल और कोलकाता। तो आपको पता है या तो भोपाल में बनने वाला है या तो कोलकाता में बनने वाला है। लखनऊ और पटना तो आंसर होना ही नहीं है। तो दूसरे राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो हर पेपर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, जो आपके सेकंड राउंड में क्वेश्चन निकलते हैं। क्लियर, और थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, और 33% का गेम खेलना है। क्लियर, तो इससे आपका क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर को जब आप 3 बार पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप 100% वाला करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी क्या आ गई यहां पर, बताइए। अगर जिस क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी क्या आ जाएगी, 100% के आसपास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यस और नो। जो क्वेश्चन आपको 100% पता ही पता है, तो यहां पे आपके क्या हो गए, 50 क्वेश्चन तो सेट हो गए। 50 क्वेश्चन तो सेट हो गए। अब 50-50 में आप आ जाइए। अगर यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन भी ऐसे हो गए, और आपका तुक्का 50% भी काम कर गया, तो आपके क्या हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन सेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस और नो। 150 में 15 से 20 क्वेश्चन सेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और बचे 33%, यानी कि 25 और 25 75 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन निकालने हैं, सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन निकालने हैं। अब समझ लो, 75 क्वेश्चन में जब आपको पता है कि आपके 70 क्वेश्चन सही हो गए हैं, अब आपको तुक्का क्या मारना है, 75 में सिर्फ 25 क्वेश्चन का तुक्का मारना है। क्या 75 में 25 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे आप, जब साल भर आप पढ़ के जा रहे हो, यस और नो। बच्चे क्या करते हैं, एक सूत्र ही लगाने चले जाते हैं, और जब क्वेश्चन को 3 बार आप देखोगे, तब आप क्या पहुंचोगे, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंचोगे, और कट ऑफ आपका 90 के आसपास जाता है, 91 92 क्वेश्चन पे जाता है नेट। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी पीसीएस में भी वर्क करती है, यूपीएससी में भी वर्क करती है। तभी आप देखो, चाहे क्वेश्चन कितने भी आए, क्वेश्चन लगभग आपको 85 से 90% के बीच में अटेम्प्ट करने चाहिए। 85 से 90% के बीच में अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं 90% के आसपास अटेम्प्ट करता हूँ। 15% जानते हैं मैं क्वेश्चन कौन से छोड़ता हूँ, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डेटा बहुत कम दिया होता है, जिसमें मुझे कोई भी हवा नहीं लग रही होती है। और खास तौर पे वो क्वेश्चन जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, उसको तो मैं ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के करता हूँ, क्योंकि उसमें एग्जामिनर गलती करने के चांसेस बढ़ा देता है। क्लियर है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है। अब देखो, मैं आपको इस साल का यूपीएससी का पेपर दिखाता हूं, मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। ये स्ट्रेटेजी आप लगाओ, आप खुद देख के बताना कि यहां पर आप कितना खेल पाओगे इस स्ट्रेटेजी से। और ये चीज आप अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया करो, तभी याद होगा। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, प्रीलिम्स हमेशा मॉक टेस्ट से निकलता है।
प्रीलिम्स हमेशा मॉक टेस्ट से निकलता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तुक्का लगाने की और अपने आप का एक सिक्स सेंस डेवलप करने की, तो ये घर पे प्रैक्टिस होता है तब जाकर के होता है। 105 नंबर होंगे रंजीता, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 105 नंबर आपके होंगे आई थिंक, है ना। और मैं 95 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 95 इंटू 1 पॉइंट कितना होता है, 1.33 के आसपास मार्क्स होते हैं, तो ये कितना हो गया, 127 से 128 कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज है। अब देखो ना, ये इस साल का यूपीएससी का पेपर था, देखो लंबा और छोटा क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये वाला है, पहला क्वेश्चन पेपर है ये। अब देखो क्वेश्चन पेपर में आपको पहला क्वेश्चन ये मिल गया, इतना लंबा क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे हो जाओगे नर्वस। यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। मैं क्या होऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं यहाँ क्वेश्चन देख के खुश हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये गलती किया जरूर होगा। अब एक एक तरफ से स्टेटमेंट पढ़ो। अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं आगे इसके क्या लिख देता हूं, मैं इसको 2 और 3 नंबर दे देता हूं, यानी कि मैं दूसरे या तीसरे राउंड में तुम पे वापस आकर के तुम पे हमला करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, सीधे हमारा क्या है, लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। अभी दिख रहा है सभी को, अभी दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने सीरियस पढ़ाई करी है तो आप ये क्वेश्चन 100% अपनी एक्यूरेसी से बना लोगे, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट रेटिंग का क्वेश्चन हो गया। अब क्या हो गया, अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, देखो तीसरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। हो सकता है आपको ना आता हो, इसको डाल दो 2-3 पर, 2-3 पे डाल दो। अब देखो तीसरे चौथे पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन इजी है कि टफ है, जिसने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी एक बार, वो क्वेश्चन इसको एक बार में कर लेगा। यस और नो, बताइए। हमारा फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप मुझे देख के बताओ, यूपीएससी के पेपर में पहले ही पेज पे आपके कितने क्वेश्चन सीधे आ बन रहे हैं, सीधे बन रहे हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चन 5 में से बन रहे हैं, तो आपको सेंस क्या हो जाएगा, पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का है। आपको तुक्का लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ क्या जाता है आपका, 50 क्वेश्चंस पे जाता है यूपीएससी में। यस और नो, 50 क्वेश्चंस पे जाता है यूपीएससी में क्वेश्चन। आपने 3 क्वेश्चन तो यहीं से निकाल लिए, अब आपको 47 क्वेश्चन और सही करने हैं 100% से। क्या जरूरत है इसको अटेम्प्ट करने की, अभी मुझे बताओ, इसको अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत है, क्यों नेगेटिव करना है यहाँ पर। क्लियर। आ जाओ दूसरे पेज पर, दूसरे पेज पर आ जाओ इसी तरह। दूसरे पेज पे देखो, दूसरे पेज पे देखो क्या है, ये क्वेश्चन इजी है कि टफ है, देख के बताओ। इजी है, इसको 1 नंबर में डाल देंगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या है, इजी है। ये क्वेश्चन देखो, इजी है। इस तरह ये देखो, ये भी हमारा क्या है, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको क्या करना था, एक ही ऑप्शन पकड़ना था, एक ही ऑप्शन से आप क्या कर सकते थे, आंसर ला सकते थे। जिसने भी एक ऑप्शन पढ़ा है वो उसको डायरेक्ट आंसर ला सकता था। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे आपका आंसर आ जाता, बताइए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है इसमें आपको जो एक एक ऑप्शन से आ जाता। हेग वाला। हेग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, हेग 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 कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बताइए। क्लाइमेट चेंज से नहीं भाई, हेग किससे रिलेटेड है, किसी ने कोई तो सही आंसर बता दो। हेल्थ से नहीं भाई, हेग हमारे हेल्थ से है, इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन से है। जो हमारी चाइल्ड लॉ है, चाइल्ड लॉ के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट, बच्चों से संबंधित है। वेरी गुड स्वाति, बच्चों से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या है, हमारा जो प्राथमिक उपचार है यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके लिए है। क्लियर।
अल्मा आटा जो डिक्लेरेशन है उसके लिए। तो आपको ये पता लग गया कि दूसरा ऑप्शन जो ऑप्शन है वो गलत है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ऑप्शन ये और ये एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके सामने क्या आ गया, ऑप्शन 1 तो सही है, तो आप सीधे ऑप्शन सी को लगा के निकल जाते हैं यहां पर एलिमिनेशन से, बाकी दो पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये भी बहुत इजी था क्योंकि ये वर्ष 2017 में तलोना डायलॉग किसके लिए हुआ था, यूएनएफसी ट्रिपल सी के लिए हुआ था। अगर आपने पढ़ा होगा, जब फिजी में हमारा क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, तब तलोना डायलॉग यानी टेलोना डिक्लेरेशन आया था हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, यानी कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, जिसने हल्का बहुत भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। समझ में आई बात, कैसे एलिमिनेशन लगाया जाता है क्वेश्चंस में। भले ही हम चौथे ऑप्शन पे नहीं गए, लेकिन एलिमिनेट कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब देखो ये सब क्वेश्चन, आप खुद देखो, ये सब क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, आप लोग क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हो। आप ये सब क्वेश्चन एलिमिनेट करके क्या कर लेते हो, निगेटिव में चले जाते हो यहां पर, जबकि ये दूसरे और तीसरे राउंड के हैं। पढ़ लो रेखा, इसके नोट्स बना लो, वैसे मैंने नोट्स कई बार प्रोवाइड करे हैं एनवायरमेंट की क्लास में, नहीं तो आप नोट्स खुद बना सकते हो इसके। तभी मैं क्या कहता हूँ, मॉक टेस्ट लगाओ, ये सब क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो मुझे, आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करके जा रहे हो यूपीएससी में, आप बताओ। एक हो गया, दो, तीन, चार हो गए, पिछली बार 3, यानी कि 7 क्वेश्चन 10 में से आपके ऐसे ही सही हो रहे हैं, तो तुक्का लेने की जरूरत क्या है आपको, मुझे बताओ। यस और नो, तुक्का लेने की क्या जरूरत है। ऐसे ही पूरा पेपर आप देख लो, ऐसे ही जब पूरा पेपर आप कर लोगे, तो आप ऐसे क्या होगे, 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के आसपास आ जाओगे। अब आपको पता क्या है, 30 में से मेरे 28 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं। यस और नो, आपने 28 में से 28 क्वेश्चन 30 में से सही होंगे। हो सकता है दो में आपकी क्या हो गया, दिमाग चकरा गया हो, आप गलत ऑप्शन भर दिए हो, है ना, ह्यूमन एरर होता ही होता है। तो यहां पर क्या है, आपका 90% भी एक्यूरेसी रेट जा रहा है। अब आपको क्या करने हैं, लगभग 70 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन करने हैं। अब बताओ रन रेट गिर गया कि नहीं गिर गया आपका। आपको जब T20 में 120 गेंदों में 240 रन बनाने होते हैं, तब प्रेशर होता है कि नहीं होता है, कि हर बॉल पे दुग्गी निकालनी है। अब क्या हो गया, अब आपको 22 ही रन बनाने 70 गेंदों पे। अब बताओ प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या नहीं निकाल पाओगे अब। तो ऐसे ही प्रीलिम्स किया जाता है, किसी भी टॉपर से आप अकेले में पूछना, क्यों छिड़ी होती, ह्यूमन एरर क्यों होती है, क्योंकि आप यहाँ पे तुक्का लगाते हो, और जब इस क्वेश्चन को छोड़ करके अगले इजी क्वेश्चन पे जाते हो ना, तो आपके दिमाग में पुराना क्वेश्चन चल रहा होता है कि अरे यार मैंने वो मारना था, उसका आंसर वो हो गया, मैंने गलती कर दी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है हमारी, हम जो क्वेश्चन को मिस करके निकल रहे होते हैं, आप देखना एग्जाम के इन्वायरमेंट में वही क्वेश्चन पे दिमाग बार बार जा रहा होता है। तो इसीलिए 100% वाले क्वेश्चन पहले राउंड में किए जाते हैं, ताकि आप क्या हो, 50% के बेंचमार्क पे आके खड़े हो जाओ। और 50% पे अगर आप पहुंच गए ना, तो आपका प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी टॉपर को देखना जो जेन्युइन इंटरव्यू देता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे क्या होता है, फेक देते हैं, फेक इंटरव्यू देते हैं। जो ट्रू इंटरव्यू देता है उससे पूछना, 30 क्वेश्चन से ज्यादा 31 क्वेश्चन जिस टॉपर के आए हो मुझे बता देना, 30 क्वेश्चन से ज्यादा किसी के नहीं आते हैं। क्लियर है, तो ये ट्रिक होती है पीसीएस या यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। क्योंकि ये बात आप मान के चलो, यूपीएससी में आपके 50 से 52 क्वेश्चन अगर सही है, नेट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे होगे, ये बात याद रखना। और पीसीएस में क्या है, 100 के आसपास अगर क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं, तो आप मेंस लिख रहे होगे। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ये बहुत ही सेफ एंड साउंड कट ऑफ होता है। आप लोग क्या करते हो, तुक्का मारते जाते हो, तुक्का मारने के चक्कर में क्या होते हो, बर्बाद हो जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, 4 सब्जेक्ट को अपना पिलर बनाओ। पहला क्या हो गया, पॉलिटी, क्वेश्चन आएंगे 100% कर लोगे, अनुच्छेद पढ़ लोगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री बना लो। मॉडर्न हिस्ट्री के क्या है, आपकी क्रोनोलॉजी आएगी डेट की, है ना, साल्ट सत्याग्रह में कौन से नेता थे, कौन क्या थे, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी आ गई, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन या बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। इन्वायरमेंट आ गई, फैक्चुअल है पूरा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। और इकोनॉमी आ गई। तो यहां से ही आपके क्या होंगे, 60% क्वेश्चन निकल जाएंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स को देख लो, आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ये निकाल देगा। तो प्रीलिम्स आपका बहुत श्योर शॉट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स बिना पढ़े भी निकल जाता है, अगर साल भर आपने 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ते गए हो, तो आपका निकल जाएगा। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने आपको बताया है, आज रात में ही आप मॉक टेस्ट लगाना इसमें, और नंबरिंग करके रखना, 1 2 3 4 करके नंबरिंग रखना।
ठीक है? अगर मैं आपको मौका लगेगा तो अपना कभी फ्री हुआ तो अपना प्रीलिम्स का पेपर दिखाऊँगा। मेरे पेपर में 1, 2, 3, 4 हर क्वेश्चन के आगे नंबरिंग पड़ी रहती है प्रीलिम्स में, जिसको मैं अपने माइंड के हिसाब से मैंने कोडिंग कर रखी है कि ये मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था, ये मैंने दूसरे अटेम्प्ट में किया था, ये तीसरे अटेम्प्ट में किया था। इससे पेपर तो क्लियर होता है और हमें क्या फ़ायदा मिलता है? पेपर तो आप घर ले जाते हो ना आयुषी, आप कुछ भी लिख सकते हो उसपे। क्लियर? इससे और क्या फ़ायदा होता है देखो, जब आप मॉक टेस्ट में ये नंबरिंग करोगे, जब ये मॉक टेस्ट में आप नंबरिंग करोगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपने अरे! 1 नंबर डालने में कितना समय लगता है? आप टिक लगाते हो तो यहाँ पे 1 नंबर पेंसिल से डाल के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, ऐसे ही तो करना होता है। अब देखो, इससे जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, स्वॉट एनालिसिस करो यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और अपना जो आपका टेक्निकलिटीज़ है उसको टेस्ट करो। अब देखो कैसे टेस्ट होगा, जब किसी क्वेश्चन के आगे आपने 1 नंबर डाला है ना? जब किसी क्वेश्चन पे आपने क्या डाला है, 1 नंबर डाला है और ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपके कॉन्सेप्ट में और समझने में गलती है। यानी कि अनुच्छेद अगर आपने 13 गलत करा है, तो आपकी पॉलिटी तैयार नहीं है। तो आप इसको क्या है, आप अपने स्ट्रेंथ में इसको जो जोड़ रहे थे, ये आपकी वीकनेस बनी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पे वर्क किया जाता है। दिन भर पढ़ा नहीं जाता है। अपनी शक जो आपकी कमजोरी है उनको शक्तियों में बदला जाता है इस तरह से। जब आप क्या करोगे मॉक टेस्ट में 1 नंबर डालोगे, कहोगे जिसके दम पे आप फूल रहे थे कि हम ये तलवार लेकर के युद्ध में उतर रहे थे, वो तलवार ही आपकी टूट गई। यस और नो? आप तो कह रहे थे पॉलिटी तैयार है हमारा 100% और वो तलवार क्या हुई? 1 नंबर जिसके दम पे आप फूल रहे थे वो गलत हो गया। ऐसे हिस्ट्री में होगा। तो यही सब क्या होता है? मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की जाती है। इसीलिए मैं 50 मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ अगर आपने 50 मॉक टेस्ट लगा लिए अनअकैडमी पर चाहे जहाँ भी लगाओ, तो आपका क्या है प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ये लिख के रख लो गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ और ये तरीका आपने इस्तेमाल किया तो। ठीक है? अनअकैडमी पे हर संडे को मॉक टेस्ट होते हैं। उनको मॉक टेस्ट को खोलो, पेपर में नंबरिंग करो, वहाँ पर अपना स्टार बनाओ। अनअकैडमी ऐप पे इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उसको यूटिलाइज़ करो। चाहे वो यूपी पीसीएस का मॉक हो, चाहे आरओ का हो, चाहे लोअर का हो। एमसीक्यूज़ तो आपको प्रैक्टिस करने हैं ना सारे, उसको प्रैक्टिस करते रहो हमेशा। क्लियर हुई बात? कैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया जाता है? प्रीलिम्स में नॉलेज आपकी टेस्ट नहीं होती है, आपका मैनेजमेंट चेक होता है। ये एक तरह का मैनेजमेंट का एग्जाम है। अगर सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठोगे ना 5 साल भी खत्म नहीं होंगे। आपको बस मैनेज करना आना है सब चीजें। क्लियर है? और हर गेंद पर रन नहीं बनाना है। यॉर्कर बॉल पे छक्का मारने की क्या जरूरत है? अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं इस पे तुक्का काहे के लिए मारूंगा? अगर कोई यॉर्कर बॉल है हमारी, जैसे कि अब क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन था एग्जाम में आया था इस बार, ये सब क्वेश्चन में तुक्का मारने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन गलत होंगे श्री। देखो क्वेश्चन कौन से गलत होंगे, देखो अगर 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपने 50 अटेम्प्ट किए हैं और ये आपके 45 सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं, तो संतोषजनक बात है, कोई बात नहीं। ऐसे ही 50-50 वाले में आपके 60% भी क्वेश्चन टिक हो रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हो? आप नेट पॉजिटिव में निकल रहे हो। क्वेश्चन में क्या होता है, 1/3 की निगेटिव होता है कि नहीं होता है? 1/3 का नेगेटिव होता है, तो आप 60% भी सही कर रहे हो, यानी कि हर हर 4 क्वेश्चन में आपका 1 भी सही हो रहा है और 3 गलत हो रहे हैं, तब भी आपको नेट 0 मिल रहा है। नेट 0 मिल रहा है, वो आपके लिए फायदे का सौदा है ना? और कहीं आपका क्या हो रहा है, 2 सही हो जा रहे हैं, तो वो आप क्या प्रॉफिट में लेके निकल जा रहे हो चीज़ों को, है ना? 2 पॉइंट कितने मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आपको? अगर 4 में 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो आपको 2.66 का इज़ाफ़ा हो रहा है 4 में। तो ये कहाँ पर आपका होगा? 50-50 वाले में और क्या होगा? आपका 1/3 वाले में। हाँ, 135 से 140 के बीच में अटेम्प्ट करो और क्वेश्चन कौन से छोड़ो जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, जो नहीं आते हो आपको। हाँ, इसका आपका रेटिंग 90% से नीचे गिर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने लिए पाप का गड्ढा खोद रहे हैं। यानी कि आपका पेपर में कब्र खुद गई है। ये बात तय है। आपको प्रीलिम से कोई नहीं निकाल सकता है। ये बात तय है। और इसको आप फोकस करना, तब आपको अपनी असली औकात पता लगेगी। आज रात में भी क्लास के बाद एक बार कोशिश करना कि 2 बार, दो कोई भी एक पेपर उठा लो। आप 2018 का या 19 का पेपर उठा लो प्रीलिम्स का और उसमें पेपर को 60 मिनट में, 40 मिनट में और 20 मिनट में ब्रेक कर लो। तो क्या होगा, इस 60 मिनट में आप 150 क्वेश्चन जल्दी-जल्दी देख चुके होंगे। फिर क्या होगा, आप यहाँ 100 क्वेश्चन जल्दी-जल्दी देखोगे, जो आपने 50 अटेम्प्ट कर दिए उनको छोड़ दोगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको 60 ही क्वेश्चन देखने हैं, जो आता है वो तुक्का लगाओगे, नहीं आता है छोड़ दोगे। समझ में आई बात?
इस तरह से अटेम्प्ट करना, और तब आपको देखना जिस जिस सब्जेक्ट के दम पे आप फूल रहे थे वो उसने आपकी हवा निकाल दी है कि हवा भर दी है आपकी। क्लियर है? इसको ट्राई करके देखना और मुझे फीडबैक जरूर देना कल की क्लास में। ठीक है? तो ये सब चीजों को डिस्कस करो। ये सब चीजें वही कर सकता है जो लोग उस चीज को ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? ये सब चीजें वही बता सकता है जो उस चीज को कर रहा है या कर चुका है ना? पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी तो हम लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, उससे एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करती है। ठीक है? इस चीज पे फोकस करो और ट्राई करना। कम से कम 10 से 15 मॉक के बाद, मैं आपको आज ही बता रहा हूं, कम से कम 15 मॉक के बाद आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो तब तक हताश मत होना और स्ट्रेटेजी को मत छोड़ना। इस स्ट्रेटेजी के बिना प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। 10 से 15 मॉक के लिए विश्वास रखो और इस राह पे चलो, क्योंकि इससे आपको क्या पता लगेगा, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा था, आपका वो स्ट्रेंथ थी, वो गलत हो रही है। तब जाकर के आप पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी की क्लास अटेंड करो। हिस्ट्री गलत हो रही, हिस्ट्री की क्लास करो। और जब वो आपका सही हो रहा है तो आप क्या करो, उसको उस पर समय देने की जरूरत ही नहीं है फिर। अब आप क्या पकड़ो, जो चीजें गलत हो रही हैं आपकी। क्लियर है? इस तरह से आगे बढ़ो, तब प्रीलिम्स निकलेगा। 3 महीना है, बहुत समय है अभी भी। इस पे वर्क करके चलो। और कोई डाउट हो बताइए। अरे नहीं, पूजा मत करो, सेलेक्ट हो जाओगे तो सबसे अच्छा मेरे लिए पूजा वही है मेरे लिए। हाँ, कल बसंत पंचमी है। आप सभी को सरस्वती माता सभी को आपको बुद्धि दे, विवेक दे, और एग्जाम में आपका क्या हो, आपका सिलेक्शन हो सभी को, है ना? टाइम टेबल के लिए किसी और दिन क्लास में करेंगे डिस्कस यार पुनीत, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है बोलते बोलते, है ना? स्ट्रेटेजी बता दे, ये स्ट्रेटेजी बताइए दोस्त, ये हमारा क्या पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताइए। एक दिन टाइम टेबल भी डिस्कस कर लेंगे क्लास के लास्ट में किसी दिन, कल की क्लास में ही कर लेंगे, है ना? कल की क्लास में टाइम टेबल भी डिस्कस कर लेंगे। मैं भी अपना टाइम टेबल एक बार बनाऊंगा, कम से कम 5 बार रिवीजन का रखूंगा। अगर किसी को मेरे हिसाब से चलना हो तो क्लास में मैं बता दूंगा, आप लोग उस तरह से फॉलो करके अपने हिसाब से अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ लेना, अनअकैडमी ऐप पर प्लस क्लासेस में कर लेना। क्या चीज? सुबह बात हुई थी, हाँ गौरव, सुबह बात हुई थी ना, तो तुम लेट आए हो दोस्त, अभी मैंने डिस्कस किया, तुम लेट से आए हो। अभी मैंने डिस्कस किया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सुबह मेंस वाले जो प्रीलिम्स की बात कर रहे थे उसका डिस्कशन किया है अभी हम लोगों ने क्लास में। क्या टाइम टेबल बता दें? टाइम टेबल अभी मुझे बनाने तो दो, है ना? मुझे टाइम टेबल एक बार बनाने दो, मैं बता दूंगा। मैं हमेशा से पहले दिन से आपको क्या कह रहा हूं, पॉलिटी को नंबर 1 पे डालो, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन 100% सही होते हैं। ये ये अनुभव मेरा नहीं, सभी का अनुभव है। जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जिन्होंने एग्जाम एक नहीं मल्टीपल टाइम निकाला है, लिखा है, उन सब ने पॉलिटी को नंबर 1 प्राथमिकता दी है। ठीक, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को दी है। ठीक है, एंशियंट मिडिवल क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एंशियंट मिडिवल अगर आएगा तो सबसे बन जाएगा, नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो समय उस सब्जेक्ट पे ज्यादा दो जो आपके लिए क्या है, हाई स्कोरिंग एरियाज है। हमेशा क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है? क्या चीज पैनिक हो रही है रेखा? ठीक है, इसके बाद क्या है, ज्योग्राफी पे फोकस करो। ठीक है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट पे फोकस करो। ठीक है, और उसके बाद क्या, इकोनॉमी पे फोकस करो, और करंट अफेयर क्या पैरेलल चलाओ। ठीक है? तो ठीक है, किसी दिन रखते हैं डिटेल में, क्योंकि समय लंबा है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आ गया स्वाति का। तो ये सब क्वेश्चन किसी दिन स्पेशल क्लास में क्या करेंगे, इसी सब चीजों पे चर्चा कर लेंगे। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है, इसको ट्राई जरूर करिएगा, इसको अपनी आदत में लाना कोशिश करिए। ठीक है, चाहे वो 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 150 का हो, 1 2 3 कोडिंग हमेशा आपको आनी चाहिए। ठीक है, 100%, 50%, 33%। ठीक है, अब कोई बच्चा ये ना कहे सर 0% की भी स्ट्रेटेजी बता दीजिए, यानी कि चारों ऑप्शन में क्या है, अंटा गफील है, तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी कहां बजट खत्म, अभी कहां बजट खत्म रिचा, अभी तो हम लोग सेकंड पिलर पे चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो चलो सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। नंदलाल भाई को खाना भी बनाना है, क्या बना रहे हो नंदलाल भाई आज खाना? ठीक है, चलो फिर सेशन को यहाँ दोस्तों एंड करते हैं, कल बजट के सेशन में आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर फीडबैक दीजिएगा कैसा आप लोग को लगा है ट्रिक, और कैसे काम आ रही है आप लोगों के। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ का सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट। धन्यवाद शिवानी।